हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए भी यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल सबसे विवादास्पद काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से किया जा रहा है, यद्यपि उसका चेहरा अभी अस्पष्ट ही रह गया है। इस आदिकाल का चेहरा अभी अस्पष्ट ही रह गया है। इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसको आपको भूमिका के तौर पे लिख देना है। उसके बाद लिखना है नामकरण का आधार। तो नामकरण का आधार, उसके बाद इसमें 2 पॉइंट ऐड करना है और लिखना है व्यक्ति विशेष के नाम पर, और दूसरा युग प्रवृत्ति के आधार पे विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार नामकरण। उसके बाद आपको लिखना है कि नामकरण और साहित्यकार का नाम, किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया आदिकाल का, उसके विषय में हम देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया आदिकाल का, और मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल का नाम चारण काल दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम वीर काल दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस काल का नाम पुरानी हिंदी दिया। धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल का नाम अपभ्रंश काल दिया। डॉक्टर राम खेतवान पांडे ने इस काल का नाम संक्रमण काल दिया। हरिश्चंद्र वर्मा ने इस काल का नाम संक्रमण काल दिया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल का नाम शून्य काल दिया तथा प्रारंभिक काल भी दिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिया है, तो याद रखना है आपको शून्य काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम बीज वपन काल दिया। मोहन अवस्थी ने इस काल का नाम आधार काल दिया। पृथ्वीराज कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल का नाम अंधकार काल दिया। वासुदेव सिंह ने इस काल का नाम उद्धव काल दिया। बच्चन सिंह ने इस काल का नाम अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय बताया। शंभुनाथ सिंह ने इस काल का नाम प्राचीन काल दिया। विजेंद्र स्नातक ने इस काल का नाम वीर प्रशस्ति युग कहा, और मोतीलाल मेनारीन ने इस काल का नाम आरंभिक काल दिया। आपको पूरा तो याद नहीं रखना है फ्रेंड्स, लेकिन शुरू में जो मैंने आपको बताया, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। कम से कम 8 से 9 नाम आपको याद रखने चाहिए, बट इतना नहीं आपको याद करना है, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे जिस साहित्यकार ने इस काल का नाम जो भी दिया है उसके पीछे उनका क्या तर्क है और उन्होंने क्या सोच कर दिया है, तो इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट में देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। उपर्युक्त मतों के आधार पर आदिकाल नामकरण की दृष्टि से विवादों का काल रहा है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि उन्होंने वीर गाथा काल नाम इस काल का क्यों दिया और इसके पीछे उनका क्या तर्क है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम लिख रहे हैं, तो इनका यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस समय को वीर गाथा काल नाम की संज्ञा वीर गाथात्मक प्रवृत्ति के आधार पर दी। शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों के आधार पर ही इसे वीर गाथा काल नाम दिया है, जो कि अन्य विद्वानों के अनुसार तर्क संगत नहीं है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड 2 शब्दों का स्थान छोड़ते हुए उसके बाद लिखना है, शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को सांप्रदायिक ग्रंथ कहकर महत्व नहीं दिया, जबकि आदिकाल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात पे क्या कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश की कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निसंदेह अन्य काव्य और विजयपाल रासो और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। उसके बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है वह अधिकतर संदिग्ध व अप्रामाणिक है तथा विद्यापति की पदावली, विसल देव रासो श्रृंगारिक रचनाएं हैं। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयंक, जस चंद्रिका, मधुकर कवि, यह दोनों रचनाएं तो सिर्फ उल्लेख मात्र हैं।
विद्यापति की रचनाओं में कृति सिंह, शिव सिंह, कृति पताका का यशोगान है। फिर से आपको अगला पॉइंट डालना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल की प्रवृत्तियों एवं नामकरण का विवेचन किया है, उनमें से कई पीछे की रचनाएं हैं और कई ध्यान देने मात्र है, और कुछ के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका मूल रूप क्या था। अब अगला हेडिंग आपको डालना है सिद्ध सामंत युग। जो राहुल सांकृत्यायन ने इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा है, तो उनके विषय में आपको लिखना है। हिंदी काव्यधारा 8वीं से 13वीं सदी राहुल जी ने सिद्धों की वाणी और सामंतों यानी चारण स्तुति के आधार पर सिद्ध सामंत युग नाम से अभिहित किया है। इस नाम से नाथ साहित्य उपेक्षित जान पड़ता है। इस नाम से किसी एक सामान्य विशेषता का बोध न होकर सिद्ध और सामंत स्तुति की काव्यधारा का बोध होता है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस काल का जो भी साहित्य मिलता है उसमें सिद्धों का लिखा धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। यहाँ पे ही कर दीजिएगा। सामंत काल में सामंत शब्द से उस युग राजनीतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण जाति ने कवियों की राज स्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। यानी जो राहुल सांकृत्यायन ने अपना तर्क दिया उस काल के नाम के पीछे, तो उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि मतलब यह तर्क संगत तो है, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि किसी एक संप्रदाय का बोध हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद तीसरा हेडिंग आपको डालना है चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल का नाम चारण काल दिया है। शुक्ल जी ने कहा है कि वीर गाथा काल के अधिकांश कवि चारण थे। संभवतः राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को इसी आधार पर चारण काल कहा है। विसल देव रासो के अतिरिक्त कोई भी रचना चारण काल में नहीं आती। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इस पे कहते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं डॉक्टर वर्मा यानी राम कुमार वर्मा के इतिहास के नवीनतम संस्करण तक में इस काल की सीमाओं के अंतर्गत लिखी गई एक भी प्रमाणिक चारण कृति का उल्लेख नहीं है। तो फिर उन्होंने इस काल का नाम चारण काल कैसे दे दिया, ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहना चाह रहे हैं। अगला हेडिंग आपको डालना है बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम बीज वपन काल दिया है। हिंदी के साहित्य के बीजारोपण के आधार पर बीज वपन काल कहा जो समीचीन दिखाई नहीं देता। इस काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है तथा नवीन साहित्यिक विशेषताओं का भी विकास हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। सबसे पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। तो ये नाम भी सटीक नहीं जान पड़ता है क्योंकि उस समय तक बहुत ही अधिक हिंदी का विकास हो चुका था, इसलिए बीजवपन काल नाम ये भी उपयुक्त नहीं है। अगला हेडिंग आपको डालना है आदिकाल, जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम आदिकाल दिया था। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल खंड को आदिकाल की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण को अनुपयुक्त ठहराया और मिश्र बंधुओं द्वारा प्रतिपादित नाम से ही इस काल को आदिकाल कहा। उसके बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में। वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार का भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपन्न परंपरा विनिमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। द्विवेदी जी ये कहते हैं, यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। उक्त आधार पर आदिकाल नाम भी उस समूह के साहित्य के लिए सर्वथा नितांत उपयुक्त नहीं है, लेकिन उक्त वाग्य स्वीकृत ध्वनि भी है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको डालना है आदिकाल नाम से साहित्यिक प्रवृत्ति तथा साहित्य इतिहास का बोध नहीं होता, लेकिन आदिकाल नाम से साहित्य प्रवृत्ति या पक्ष विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होता जैसा अन्य नामों से होता है। और सबसे लास्ट हेडिंग आपको डालना है अपभ्रंश काल, जिसका नाम धीरेन्द्र वर्मा ने इस काल का नाम अपभ्रंश काल दिया। समय को भाषा की प्रधानता के आधार पर अपभ्रंश काल कहा। हिंदी साहित्य का बोध नहीं होता जो कि असंगत है,
क्योंकि इस नाम से अपभ्रंश काल से हिंदी साहित्य का बोध नहीं होता, इसलिए ये नाम भी असंगत है। तो इस काल का नाम आदिकाल इसलिए रह गया क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्ति या पक्ष विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होता आदिकाल नाम से, और न ही किसी एक संप्रदाय का बोध होता है, इसलिए आदिकाल ही उपयुक्त नाम है। और साथ ही साथ यह पूर्ण वाग्य स्वीकृति ध्वनि भी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये 20 मार्क्स का आता है, और इतना डिटेल अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स भी पूरा मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से लिखना है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।